एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th फिजिक्स पोर्शन का एक चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मोशन, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 दिया हुआ है। चलिए इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि मोशन चैप्टर को कैसे बेसिक लेवल से बेस्ट लेवल तक सीखा जा सकता है। बस ज़रूरत है तो आपको जो चीज़ें समझ में आए तो अच्छी बात है, और जो चीज़ें आपको समझ में न आए उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि मोशन ये वर्ड है, ये वर्ड का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है। तो मोशन वर्ड है जो कि लैटिन वर्ब है। ये मोशन जो एक वर्ड है वो एक लैटिन वर्ब है, और वो लैटिन वर्ब कौन सा है? मोवियर। कौन सा है बेटा? मोवियर। और मोवियर की मीनिंग होती है मूव, यानी कि हम मोशन में किसकी, मोशन का अगर मीनिंग समझे तो क्या है? मोशन मीन्स मूव। बस सिंपली इसका मतलब क्या होता है? मोशन मीन्स एनीथिंग दैट इज मूविंग, राइट। तो हम लोगों ने बोला, क्या बोला मैंने कि बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे हम लोग। तो ये तो डायरेक्ट हम लोग चले आए यहाँ पर, तो बेसिक लेवल समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फिजिक्स है, फिजिक्स एक साइंस का एक पार्ट है, साइंस का एक पार्ट है, राइट। तो साइंस क्या है पहले हम इसके बारे में जानते हैं। बैकग्राउंड जाने गए तो आगे की चीजों को समझना हमारा आसान रहता है। बेसिक हम लोग सीखेंगे तो आगे की चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आगे चलते हैं। ये जो साइंस वर्ड है, जिस साइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये साइंस वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से, और इस लैटिन वर्ड कौन सा है? साइंटिया है। और इस साइंटिया का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? नॉलेज, नोइंग, एक्सपर्टनेस और एक्सपीरियंसेस। यानी कि कोई भी चीज अगर आपको जानना है, जानने को ही तो साइंस बोलते हैं हम। कोई चीज आप जान रहे हो, उसके पीछे के रीजन को जानने की कोशिश कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इफ समवन इज आस्किंग टू अस दैट डिफाइन साइंस, व्हाट इज साइंस, तो आप इजिली यू कैन से साइंस इज द परसुएट and application of knowledge and understanding of the natural and social world following systematic methodology based on evidence। ये हम क्या बोल रहे हैं कि इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। परसुएट, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड। और ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी से, और वो भी किसके बेसिस पर? एविडेंसेस के बेसिस पर। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस एक्चुअली में क्या है। तो साइंस किसी भी चीज को जानने का एक तरीका है, और उसका एप्लीकेशन। मान लेते हैं हम साइंस को जान गए, तो उसका रीजन क्या है, अब उसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो हमने देखा कि हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो उस एप्लीकेशन पे हम लोगों ने आयरन बनाना शुरू किया, उस एप्लीकेशन पे हमने गीजर बनाना शुरू किया, उस एप्लीकेशन पे हम लोगों ने इमर्जन रॉड बनाना शुरू किया। तो एक पहले हम लोगों ने जाना, सीखा, और उसके बाद से हमने उस नॉलेज को, उस अंडरस्टैंडिंग को क्या किया? अप्लाई किया। और सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी में हम लोग, सिस्टमैटिक मेथड में हम इसको फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम आपसे सिंपल सी बात करें कि आपको क्या बनाना है? रोटी बनाना है। तो रोटी बनाने के लिए आप फ्लोर लोगे, और उसको डायरेक्ट एकदम तवे पर नहीं रख दोगे, फ्लोर लोगे, फिर उसको डो बनाओगे वाटर ऐड करके, फिर उसको रोल करोगे, फिर आप उसको कहां पे रखोगे? तवे पे रखोगे, तब न जाकर के रोटी बनेगा। तो एक सिस्टम को फॉलो करता है साइंस। एकदम बेसिक से बात करिए, सिस्टम को फॉलो करता है। धीरे धीरे जैसे हम आगे चल रहे हैं, आपको और भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है। और साथ ही साथ में एविडेंस पे, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया, हाँ वो बातें मान ले, एविडेंस होना चाहिए आपके पास, राइट। तो साइंस इज द परस्यूट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड फॉलोइंग सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन एविडेंस। अब यहाँ पे जब आया है नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइंस को जो है कि फर्दर ब्रॉड क्लासिफिकेशन साइंस का हम लोग दो क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं। क्या क्या है बेटा हम लोगों का? एक हो जाता है सोशल साइंस हो जाता है,
एंड दूसरा हो जाता है नेचुरल साइंस। कौन सा साइंस बेटा? नेचुरल साइंस। अब आगे थोड़ा सा और इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो नेचुरल साइंस भी दो तरह का हो जाता है। कौन कौन हो जाता है बेटा? एक होता है लाइफ साइंस और दूसरा हो जाता है मटेरियल साइंस। और ये मटेरियल साइंस फर्दर किस में क्लासिफाई हो जाते हैं? ये हो जाता है फिजिक्स, एक हो जाता है फिजिक्स और एक हो जाता है केमिस्ट्री। और लाइफ साइंस क्या हो जाता है? बायोलॉजी को बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ चीजें साइंस के बारे में समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोशल साइंस इज नॉट साइंस। भैया उसमें भी आप अगर ध्यान से देखो कि उसमें भी हम लोग सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल दिया वैसे हम लोग नहीं चलते हैं, हम उसमें भी सिस्टमैटिक पढ़ते हैं। आप देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं। आप देखोगे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री होता है, फिर मेडाइवल होता है, फिर मॉडर्न होता है। एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वहां पर भी एविडेंस है। तो सोशल साइंस भी साइंस का ही पार्ट है। तो साइंस के कितने पार्ट हो गए बेटा? दो पार्ट हो गए, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। और नेचुरल साइंस के कितने फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए? दो, लाइफ साइंस एंड मटेरियल साइंस। और अगर हम मटेरियल साइंस की बात करें तो ये फर्दर क्लासिफाई हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ये सब ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब इसमें और जाएंगे डीप में, और तो जो माइक्रो लेवल की स्टडी होती है, जैसे माइक्रोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, साइटोलॉजी होता है, इकोलॉजी होता है, तो ये सब के सब एकदम माइक्रो लेवल पे स्टडी हम लोग करते हैं, तब उनका वो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। चलिए तो आगे आते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? द साइंटिफिक मेथड is systematic attempt to understand natural phenomenon in as much detail as possible and use this knowledge to predict, modify and control the phenomenon। जैसे आप जानते होंगे कि आजकल कहीं पे साइक्लोन आ जा रहा है, तो साइक्लोन के रीजन को हम जान चुके हैं। किस सब्जेक्ट में? साइंस में। जो साइक्लोन आ रहा है वहां पर क्या होता है, क्यों साइक्लोन आता है, तो आपको मालूम है कि साइक्लोन आता है जब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है किसी भी रीजन में, राइट। तो वो साइक्लोन का धीरे धीरे क्या कर लेता है, फॉर्म होने लगता है, राइट। तो हमने क्या किया, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहां पे साइक्लोन आने वाला है। हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं चीजों को, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं हद तक, राइट। नेचुरल चीजों को, हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अभी भी आप जानते हैं अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक को अभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, राइट। तो साइंटिफिक मेथड होता है। अब ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने का एक मेथोडोलॉजी होता है। तो क्या वो मेथोडोलॉजी होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जो भी आपको समस्याएं हो रही हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पहले आप देखो, किसी भी चीज को आप देखते हो तो वो क्या होता है, पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी होता है। साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्जर्व करने का उनका जो कैपेसिटी होता है बहुत शानदार और शार्प होता है। तो पहले वो क्या करते हैं, वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर ऑब्जर्व करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड। फिर वो क्या करते हैं, उस पर बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे आ रहा है, और फिर उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं और बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं। तो अब वो कोई भी साइंटिस्ट अपना उस पर हाइपोथेसिस बनाता है कि आखिर ये ऐसे हो रहा, वो एक अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, राइट। और उस हाइपोथेसिस को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो कंफर्म करने की कोशिश करता है कि हाँ, जो मेरा ये हाइपोथेसिस है, मैं एक्सपेरिमेंट करके उसको क्या कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या ये मेरा हाइपोथेसिस मेरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट का एक प्रोसीजर होता है, तो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर फॉलो करता है और देखता है कि जो उसने हाइपोथेसिस बनाया है और जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसीजर है, क्या वो प्रोसीजर काम कर रहा है। अगर प्रोसीजर काम नहीं कर रहा है
तो वो क्या करता है, देखता है कि आखिर इसमें प्रोसीजर में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को केयरफुली चेक करता है स्टेप बाय स्टेप और उसको ट्रबल सॉल्व करने की कोशिश करता है और फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है। ये प्रोसेस करते रहता है, जब तक नो उसका आंसर आता है तब तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहता है, जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉर्ट आउट करते रहता है, राइट। अगर प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉर्ट आउट हो गया, ऑब्वियस सी बात है एक ना एक दिन होना ही है, एक ना एक टाइम पे जाकर के उसको प्रोसीजर उसका काम करेगा ही, राइट। तो फिर वो प्रोसीजर काम करने लगता है, तो वो डाटा वो रिकॉर्ड करता है, डेटा रिकॉर्ड करता है वो, और डेटा रिकॉर्ड करता है और एनालाइज करता है डेटा को जो उसने रिकॉर्ड किया, और फिर उसे कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करता है। तो दो बात होगा, या तो जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है और वो अपने हाइपोथेसिस पे, तो जो उसका हाइपोथेसिस है वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगा कंप्लीटली, और नहीं तो दो चांसेस है, एक ये कंडीशन हो गया कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं तो दूसरा है ये एक्सपेरिमेंट जो किया उससे उसका हाइपोथेसिस क्या हुआ, पार्शियली सेटिस्फाई करेगा या करेगा ही नहीं। यही दो रीजन हुआ। पहला क्या रीजन होगा, या तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसके हाइपोथेसिस को कंप्लीट अलाइन कर जाएगा, रिजल्ट्स जो आ रहा है हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया और जो हाइपोथेसिस था उसका, वो दोनों क्या हो जाता है, अलाइन कर जाता है, और नहीं तो पार्शियल अलाइन करेगा, नहीं तो कुछ करेगा ही नहीं, अलाइन करेगा ही नहीं। तो दो डेटा हमारे पास यहाँ पर भी दो कंडीशन है। तो पहले कंडीशन में फिर जो आता है रिजल्ट, जो उसने हाइपोथेसिस किया था और उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट अगर हाइपोथेसिस से अलाइन कर जाता है तो अपने रिजल्ट को क्या कर देता है, कम्युनिकेट कर देता है, रिकॉर्ड कर देता है, और यही रिकॉर्ड जाकर के बाद में क्या बन जाता है, रूल्स बन जाते हैं, रूल्स बन जाते हैं, राइट। जैसे आपने बहुत सारे रूल्स देखे होंगे, फर्स्ट लॉज बन जाते हैं, ये एक्चुअली में ये लॉ बन जाते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारी की सारी चीजें जो आपको अभी इतनी आसान दिख रही हैं, जो उसके पीछे जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया, गैलीलियो गैलीलियाई हो गए, चाहे सर आइजैक न्यूटन हो गए, इन सभी लोगों ने ये सारे के सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो किए हैं, तभी हम उनके लॉ को पढ़ रहे हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि दूसरा कंडीशन आ जाता है कि रिजल्ट अलाइन नहीं होता है या पार्शियली अलाइन होता है, तब क्या करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा होंगे उस एक्सपेरिमेंट डेटा को बैकग्राउंड रिसर्च के लिए या फ्यूचर रिसर्च के लिए वो प्रोजेक्ट में ले लेंगे। अच्छा चलो मैंने ये किया था, जैसे थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, तो वो क्या करते हैं कि उसको फ्यूचर के लिए वो करते हैं कि हाँ अगली बार हम इस टाइप का गलती नहीं करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट होते जाता है, और उसको एक रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया था तो हमको ये प्रॉब्लम्स आई थी, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर अपना नया क्वेश्चन बनाते हैं, नए हाइपोथेसिस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एट द एंड वो रिजल्ट तभी कम्युनिकेट कर पाते हैं जब उनका हाइपोथेसिस उनका एक्सपेरिमेंट से क्या हो जाता है, अलाइन कर जाता है, तब वो क्या करते हैं, रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं और अपने रिजल्ट्स को पेटेंट करा लेते हैं साइंटिस्ट लोग। आई होप कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, आप जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, तो फिजिक्स वाला पोर्शन है, राइट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स किसका पार्ट है, साइंस का, लेकिन एक्चुअली में फिजिक्स मटेरियल साइंस का पार्ट है, और मटेरियल साइंस किसका पार्ट है, नेचुरल साइंस का, और नेचुरल साइंस किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है। तो ये फिजिक्स भी एक डिफरेंट लैंग्वेज के वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका जो क्या है, फ्यूसिस ग्रीक वर्ड है, और इस फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है, नेचर। यानी कि नेचर में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें जिसको हम स्टडी कर पाते हैं, नेचुरल फेनोमेनन को, दैट सब्जेक्ट, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। फिजिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचुरल फेनोमेनन, राइट। तो जो भी नेचुरल फेनोमेनन से डील करता है, साइक्लोन, अर्थवर्म, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक करंट, जो है कि आखिर सेब क्यों गिरता है नीचे, अर्थ पे ही क्यों गिरता है, फिर फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, मूविंग ऑफ
मूविंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, मीन्स जितना भी आप देख रहे हो, दिस ऑल आर स्टडीज अंडर अ सब्जेक्ट ब्रांच ऑफ साइंस, एंड दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स। फोटो, कैमरा, एवरीथिंग, आपको एक्सरे, जो भी आप पढ़ते हो, इन सब को आप किस में पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते हो। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिखोगे अपने नोटबुक में। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई होप कि ये स्लाइड आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं होगा तो आप एकदम कमेंट करेंगे, आपको जैसा लग रहा है वीडियो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे। अब आते हैं कि फिजिक्स में हम किसको पढ़ते हैं, वही जो बात कर रहे थे। क्या फिजिक्स में हम लोग एप्पल के बारे में पढ़ते हैं? हम लोग क्या फिजिक्स में एप्पल के बारे में पढ़ते हैं? नहीं, हम एप्पल के किसके बारे में पढ़ते हैं? एप्पल के वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं, एप्पल के मास के बारे में पढ़ते हैं, एप्पल के एरिया के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग एप्पल के बारे में नहीं पढ़ते हैं। और ये जो फिजिकल हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास जो भी आपको वॉल्यूम, मास और एरिया दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड, यानी कि वॉल्यूम क्या है, ये डिफाइंड है, मास क्या है, ये डिफाइंड है, एरिया क्या है, ये भी डिफाइंड है। तो द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स, जैसे डिस्टेंस, जैसे टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्यूम, मास, एरिया, लाइट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। और इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स में डील करते हैं, राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर यू अ फिजिकल क्वांटिटी? क्या आप एक फिजिकल क्वांटिटी हैं? अगर आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो आपका कौन सा प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप कमेंट करेंगे, हम इसका आंसर नहीं बताने जा रहे हैं। चलिए अब आता है, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो आपके दिमाग में उसका अपोजिट भी वर्ड आया होगा कि सर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? यस, आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए अगर सच में आप सीखने की कोशिश कर रहे हो तो देखो जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे नॉन फिजिकल है, तो वहां पे जो हो रहा था वो यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, नीदर कैन दे बी मेजर्ड, और ना ही उनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हो अपने मम्मी को, मम्मी आई लव यू टू मच। मम्मी पूछ रही हाउ मच? टू मच। बेटा डिफाइन करो, कितना कितना आप मेजर कर सकते हो? क्या आप उनको लीटर में बता सकते हो? क्या आप उनको मीटर में बता सकते हो? क्या उनको आप ग्राम में बता सकते हो कि आप कितना लव करते हो अपने मॉम को या अपने डैड को? नहीं कर सकते ना। तो ये सारी की सारी क्या हो गया? नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टेम्पर हो गया, इमोशन हो गया, फीलिंग्स हो गए, जैसे कोई आपसे जेलस फील करता है, तो सब के सब क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के कैटेगरी में आते हैं। तो नॉन फिजिकल कैटेगरीज, और इसको स्टडी करते हैं तो उसको अलग अलग, जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को किस में पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बता रखा है कि टेम्पर, इमोशन, किसी भी तरह का इमोशन जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, भैया कितना गुस्सा आ रहा है ये तो बता दो, तो इसको आप मेजर करके नहीं बता सकते हो, राइट। कोई फीलिंग, आज मुझे बहुत मजा आया, कितना मजा आया, बहुत मतलब क्या, राइट। तो टेम्पर, इमोशन और फीलिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच कुड बी फेल्ट बट नीदर कैन बी सीन नॉर मेजर्ड, राइट। लेकिन और ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, राइट। तो आई होप कि इसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। आइए हम लोग बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड मल्टीट्यूड क्या होता है, क्योंकि इसका यूज आना ही आना है। मैग्नीट्यूड एंड मल्टीट्यूड, द क्वांटिटी और सबस्टेंस इज a property that can exist as multitude or magnitude
which illustrate discontinuity and continuity, यानी कि कितना बार वो मल्टीप्लाई हुआ है। यानी कि मैं यहां पर बोलूं मल्टीट्यूड का मतलब होता है 23 ग्राम मैंने लिख दिया, यानी कि 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम को आपने, अगर आप बेसिक मैथ समझते होंगे तो ग्राम प्लस ग्राम प्लस ग्राम प्लस ग्राम प्लस डैश 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 23 टाइम्स ग्राम को आप क्या करते हो, 23 टाइम्स ग्राम को आप ऐड करते हो तो आप क्या बोल सकते हो उसको, 23 ग्राम्स। यानी कि कितना बार वो मैग्नीट्यूड, कितना बार वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ है, वो यूनिट कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 23 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये 23 क्या हो गया, मल्टीट्यूड हो गया, कितना बार। और ये क्या बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है। क्या बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड किसके बारे में बताता है कि हाउ बिग, कितना है वो, कितना है एक्चुअली में, राइट। तो वो आपको बताता है मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ये एक 23 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो 1 2 3 काउंट करके आ गए हैं तो इसको हम मल्टीट्यूड बोलते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं ताकि आपको ये वर्ड आए आगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये मल्टीट्यूड क्या है। फिर से, मैग्नीट्यूड यूज्ड टू रेफर साइज, हाउ बिग। एक्चुअली में अगर हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें तो मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करने की बात करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ कितना है। while multitude is used for refer टू नंबर्स, हाउ मेनी, यानी कि कितना बार ये मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ये जो ग्राम है ये कितने बार आया है। और ये 23 है, 23 बता रहा है कि कितना बड़ा है, ये ग्राम कितना बड़ा है, 23 टाइम्स है। 1 ग्राम 23 टाइम्स है। तो जो टाइम्स को बता रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए जो माइन्यूट डिफरेंसेस है इनके बीच में, मल्टीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड के बारे में। तो इस माइन्यूट डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करिए आप लोग कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है वो साइज को बताने की कोशिश करता है, कितना बड़ा, और मल्टीट्यूड बात करता है कि कितने बार। आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मैग्नीट्यूड एंड मल्टीट्यूड के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं। तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेजरमेंट किसको बोलते हैं, मेजरमेंट किसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग कपड़ा खरीदने के लिए जो कि गए होंगे दुकान में, तो आप देखते होंगे एक मीटर स्केल लिया रहता है जो रॉड का बना रहता है। उससे वो क्या करता है, उसको आप बोलते हैं कि मुझे 15 मीटर क्लॉथेज चाहिए, तो वो क्या करता है, वो 15 मीटर तो अपने किसी भी चीज से मेजर करके दे नहीं सकता है, तो क्या करता है, एक मीटर स्केल लेता है और उसके हेल्प से 15 मीटर से उसको मेजर करता है और आपको दे देता है। तो जो मेजर कर रहा होता है, तो आप देखोगे मीटर जो स्केल रहता है उसके पास, जो रॉड का बना रहता है, वो फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो नॉन क्वांटिटी है। और जो क्लॉथ जिसको रहता है, जिसको मेजर करता है, वो अननोन क्वांटिटी है। यानी कि मेजरमेंट किसको बोलते हैं, तो मेजरमेंट इज द मेथड ऑफ कंपैरिजन। कंपेयर करता है वहां पे वो कि जो मेरे पास क्लॉथेस हम जो दे रहे हैं, वो जो मेरे पास मीटर स्केल है उससे कंपेयर करता है कि कितना टाइम्स हमको देना है। यानी कि 1 मीटर का अगर उसका स्केल है तो वो उस आपको, अगर आपने 15 मीटर क्लॉथ बना तो उससे वो 15 टाइम्स मेजर करेगा और आपको दे देगा। तो ये जो मेथड है जो कंपेयर करने का नॉन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी को, और जो नॉन क्वांटिटी होता है वो नॉन क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट। तो उस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस जो वहां पे हो रहा है, जो शॉपकीपर करता है ड्यूरिंग वो क्लॉथ जो आपको देने से पहले जो करता है, यानी कि पहले मेजर करता है उसको, यानी कि मीटर स्केल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और जो क्लॉथ है जो स्टैंडर्ड वो पता नहीं है कितना है, तो उसको मेजर करता है। तो जो प्रोसेस हो रहा है ना, इस प्रोसेस को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। जो प्रोसेस शॉपकीपर कर रहा होता है उसको हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट इज द मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम लोग क्या करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब आते हैं, तो जिस
क्वांटिटी से जिस चीज से हम लोग मेजर करते हैं उस पर कुछ मार्क लगा रहता है, उस मार्क को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं कि उस मार्क्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो द फिक्स्ड और डेफिनाइट क्वांटिटी which we take as standard and by the help of which we can measure other quantities of the same kind is defined as a unit। ये थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करें कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, द रेफरेंस standard for measurement of a given physical quantity, राइट। यानी कि रेफरेंस को हम स्टैंडर्ड लेते हैं और उस स्टैंडर्ड रेफरेंस लेकर उस स्टैंडर्ड को रेफरेंस लेकर के हम जो मेजर करते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन क्वांटिटी हमारा क्या था, शॉपकीपर के केस में क्लॉथेस था, राइट। तो उस क्लॉथ को हम लोग क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल में वहां पे मीटर क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेफरेंस हो गया। अब उस स्टैंडर्ड को रेफरेंस लेते हुए हम मेजर करते हैं। तो जो मीटर हम बात बोल रहे हैं ना, दैट मीटर इज नथिंग बट अ यूनिट, राइट। तो ये आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हो जाता है। ये थोड़ा लैंग्वेज आपको टफ लग रहा होगा, बट नॉट एट ऑल, आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट, नेमली द मैग्नीट्यूड दैट इज क्वांटिटी, जिसके बारे में हम अभी पिछले स्लाइड में करके आए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हाउ बिग, कितना बड़ा है, राइट, एंड द यूनिट। यानी कि मैं लिख रहा हूं कि मैं किसी दरवाजे पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, जो है कि कोई हमारे ऊपर जो है कि 12 पास्कल का फोर्स लगा रहा है, 12 पास्कल का फोर्स लगा रहा है। तो ये जो 10 न्यूटन है, ये जो 12 पास्कल है, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो आप देखोगे ये जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये इसको दो पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये जो n है ये यूनिट हो गया यहाँ पर, और ये जो 10 है ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है, हमने जो फोर्स अप्लाई किया है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर एंड यूनिट के फॉर्म में। पहले नंबर लिखते हैं फिर यूनिट लिखते हैं। जैसे बोल रहा हूं कि जो मुझे क्लॉथर लेने थे वो कितने मीटर लेने थे, 15 मीटर। आप इसको एक्सप्रेस ऐसे करोगे 15 मीटर, आप इसको मीटर 15 ऐसे एक्सप्रेस नहीं करोगे। आप कैसे करोगे, यानी कि नंबर पहले आएगा, जो यूनिट है वो यूनिट क्या करेगा, बाद में आएगा। इज इट क्लियर? आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, राइट। तो 15 यहाँ पे क्या हो गया, आपको बता रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है, मीटर कितना है, मीटर की क्वांटिटी कितनी है, तो 15 हो गया। और मीटर कितना, मीटर क्या है, यूनिट है, मीटर क्या है, यूनिट है। तो यहां पर भी ये 15 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और हमारे पास मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। यहां पर हमारे पास 10 मैग्नीट्यूड हो गया और 9 क्या हो गया, यूनिट, n क्या हो गया, सॉरी, n क्या हो गया, यूनिट हो गया। और यहां पर 12 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और पास्कल क्या हो गया, हमारे पास यूनिट हो गया।